हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। तो पिछले 2-3 वीडियो में मुझे कई सारे महिलाओं ने ये सवाल किया है कि मैम मैंने सब कुछ किया है, एक अच्छे डॉक्टर के पास मैं गई थी चेकअप के लिए, ओव्यूलेशन स्टडी करवाया है मैंने, डॉक्टर ने जो टाइम पे संबंध रखने के लिए बोला है वो भी मैंने किया है, खान पान में चेंज किया है, वेट कम किया है, फिर भी मैं 2 साल से ट्राई कर रही हूँ बट आई कुडंट कंसीव। तो अभी मैं क्या करूँ? तो आज के मेरा वीडियो वो महिलाओं के लिए है जिन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया है फिर भी वो लोग कंसीव नहीं कर पा रहा है। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ 3 ऐसे टिप्स भी शेयर करूंगी। आप ध्यान से सुनना कि अगर आपने सब कुछ किया है फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो फिर उसका रीजन क्या हो सकता है। वैसे ही 3 टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, साथ ही साथ मेरी एक एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। देखिए, जब भी पहले हम लोग कंसीव करने के बारे में सोचते हैं तो पहले ही हम लोग खुद के बारे में सोचते हैं, क्या मैं कंसीव कर सकती हूँ, क्या मुझे थायराइड है, मुझे पीसीओडी है, शायद मैं ही कंसीव नहीं कर सकती। तो हमारे सोसाइटी, हमारे आसपास वाले सब फीमेल को ही दोषी मानते हैं कि मुझ में ही शायद कोई कमी है ताकि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। मेरे टाइम पे भी वही था, मैं थायराइड था, पीसीओडी भी मेरा डिटेक्ट हुआ था, तो मुझे लगा था मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। बट फ्रेंड्स, हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर आपको प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, उसके साथ साथ आप अपने हस्बैंड का भी सीमेन एनालिसिस कीजिए। प्रॉब्लम हमेशा आप में ही होगा ऐसा नहीं है, अपने हस्बैंड में, अपने मेल पार्टनर पे भी प्रॉब्लम हो सकता है जिसके वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो नंबर 1 टिप्स, सीमेन एनालिसिस के लिए आपको एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना है, अच्छे लैब से आपको सीमेन एनालिसिस करना है, क्योंकि सीमेन एनालिसिस के ऊपर डिपेंड होता है बहुत कुछ। उससे आप देख सकते हो कि मेल इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम है या नहीं। सीमेन एनालिसिस में मेनली क्या क्या चेक किया जाता है? मेनली चेक किया जाता है स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी एंड स्पर्म मोर्फोलॉजी। अब स्पर्म काउंट क्या होता है? स्लाइड से जितना शुक्राणु हमें दिख रहा है उसको कहते हैं स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट कहते हैं 20 मिलियन पर मिलीलीटर होना चाहिए, तभी ये नॉर्मल माना जाता है। इससे कम अगर आपके हस्बैंड की स्पर्म काउंट है तो फिर आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए उसका। ये आपकी प्रेगनेंसी को कभी रुकने नहीं देगी। नंबर 2 है स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म मोटिलिटी मतलब स्पर्म चल रहा है या नहीं, या फिर एक ही जगह पे रुक गया है। अगर आप सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट देखोगे तो वहाँ पे मेंशन रहता है कि स्पर्म प्रोग्रेसिव है या नॉन प्रोग्रेसिव है या रैपिडली प्रोग्रेसिव है। 40 to 50% स्पर्म प्रोग्रेसिव होना चाहिए पर 20 मिलीलीटर, तो इसको नॉर्मल कहा जाता है। इसके नीचे अगर है आपको एक अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। एंड नेक्स्ट होता है स्पर्म मॉर्फोलॉजी, मतलब स्पर्म का जो आकार है वो सही है या नहीं। इसमें भी कहा जाता है कि 4% स्पर्म अगर नॉर्मल है दैट मीन्स आप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके नीचे है तो वो एबनॉर्मल है, उसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेना है। नंबर 3 टिप्स, अभी मैं बात करती हूँ मेरी एक एक्सपीरियंस की। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मुझे पीसीओडी था, थायराइड था, मैंने ट्रीटमेंट करवाया था। हाँ, मैंने 1-1.5 साल तक मैंने ट्रीटमेंट करवाया था, बहुत कुछ किया था। उसके साथ साथ मेरे डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड का भी सीमेन एनालिसिस किया था एंड मेरे डॉक्टर ने सीमेन एनालिसिस के बेस पे विटामिन डी भी प्रेस्क्राइब किया था। अब विटामिन डी क्यों प्रेस्क्राइब किया जाता है? विटामिन डी मोस्टली प्रेस्क्राइब किया जाता है आपके हस्बैंड की स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए, स्पर्म का जो काउंट है उसको भी इंक्रीज करता है। ये टोटल जो फर्टिलिटी सिस्टम होता है एक मेल का, उसको बूस्ट अप करने में विटामिन डी हेल्प करते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी, जब भी आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो, 6 महीने 1 साल खुद से ट्राई कर रहे हो लेकिन यू कांट कंसीव, डॉक्टर के पास जब भी जा रहे हो डॉक्टर आपको ज़रूर सलाह देंगे, दोनों को ही, मेल फीमेल दोनों को ही रिपोर्ट एनालिसिस की सलाह देते हैं। तो अब दोनों ही रिपोर्ट निकाल के देखिए कि आप दोनों में ही प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम फीमेल में ही हो, प्रॉब्लम मेल पे भी हो सकता है। मेरे टाइम पे मेरे जैसे पीरियड्स वगैरह क्लियर नहीं थे ड्यू टू पीसीओडी, तो मेरा वो भी मेडिसिन चल रहा था। उसके साथ साथ मेरे हस्बैंड को भी विटामिन वगैरह प्रिस्क्राइब किया था डॉक्टर ने, उसका भी मेडिसिन चालू था। लगभग
3 to 4 मंथ मेरा हस्बैंड का भी ट्रीटमेंट चला था। नॉर्मली मेडिसिन देते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसमें उतनी ज़्यादा डरने जैसी भी कोई बात नहीं है। सिंपल सा प्रोसेस है, आप डॉक्टर के पास जाइए, अच्छे लैब से रिपोर्ट निकलवाइए, अगर सब कुछ ठीक है देन ओके, अगर ठीक नहीं है तो फिर डॉक्टर आपको जो सलाह दे रहा है आप वही फॉलो कीजिए। अभी मैं बात करती हूँ टिप्स नंबर 3 की। देखिए टिप्स नंबर 3 में मैं आपको कुछ एडवाइस दूंगी जो मेरे डॉक्टर ने एडवाइस किया था। अगर मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो फिर आपको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा एक्चुअली इफेक्ट करते हैं मेल इनफर्टिलिटी में, तो इससे आपको दूर ही रहना है। या फिर अगर आप ऐसी कोई जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे रेडिएशन एक्सपोजर है, या तो फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो तुरंत आपकी जो लाइफस्टाइल है वो आपको चेंज करना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर ये मानते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज करने से जो स्पर्म काउंट होता है, स्पर्म का जो मोटिलिटी होता है वो तुरंत इंक्रीज हो जाता है। और अगर आपको ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, मतलब आपके हाइट के हिसाब से आपकी वेट ज़्यादा है, तो फिर आपको आपकी खान पान में आपकी फूड हैबिट भी चेंज करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो टाइम पे मेरे हस्बैंड का भी हाइट के हिसाब से वेट बहुत ज़्यादा था, जिसके लिए डॉक्टर ने हमें भी, हम दोनों को ही एक्चुअली स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करने के लिए बोला था, क्योंकि वो टाइम पे हम दोनों का ही वेट ओवर वेट था, हम दोनों को ही ओबेसिटी का प्रॉब्लम था। तो फिर खाने में आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स इंक्लूड कीजिए, वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए। सबसे बेटर यही होगा कि एक अच्छी डाइट चार्ट बनाइए, आप अपने डॉक्टर को ही बताइए। जैसे मेरे डॉक्टर ने मुझे एक डाइट चार्ट दिया था, अगर आपकी डॉक्टर नहीं दे रहा है तो आप एक अच्छे डाइटिशियन के पास जाइए, वहाँ पे जाके आपके प्रॉब्लम बताइए और एक अच्छे फूड हैबिट ग्रो कीजिए, जो कि नेचुरली आपकी जो मेल इनफर्टिलिटी है उसको ख़त्म करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि जो महिलाएं मुझे पूछते रहते हो कि मैंने सब कुछ कर लिया, मैं उन लोगों से यही पूछना चाहती हूँ कि आप सिर्फ अपने ही ट्रीटमेंट करवा रहे हो कि आपने पार्टनर का ट्रीटमेंट आपने करवाया है। अगर नहीं किया है तो फिर तुरंत जाके अपने पार्टनर का भी ट्रीटमेंट करवाइए, उनके सीमेन एनालिसिस करवाइए और देखिए उनमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को आगे जाके सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।